सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर है, आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। भूपेश शर्मा हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। लोकेश सेठिया हैं, एसआर वेल्थ एलिट से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत हम सवाल जवाब से ही करेंगे क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के सवाल रह जाते हैं। पहला सवाल होगा एम नारायण का, उड़ीसा से इन्होंने सवाल भेजा है। चांदी इनके पास है, 89,000 रुपए में 5 किलो चांदी इन्होंने खरीद रखी है। लगता है फिजिकल के कारोबारी है। क्या करना चाहिए लोकेश जी? सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या उन्हें बने रहना चाहिए या 99,000 रुपए भाव पार कर चुका है, यहां पर निकल जाने की सलाह देंगे, या और फायदा होगा 1 लाख रुपए भी पार कर सकता है? मेरे हिसाब से सर चांदी में तो बने रहना चाहिए। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। तो ये जो चांदी है 99,700 800 तो शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। बट जैसे आपने बोला 1 लाख, मुझे लगता है आपको 2-3 महीने के अंदर 1 लाख भी चांदी में देखने को मिल सकता है। बहुत बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस है। तो अगर शॉर्ट टर्म का अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है, उस केस में चांदी में जो स्टॉप लॉस लगाना है आपको वो लगाना पड़ेगा 98,350 में। मगर अगर थोड़ा सा लंबा भी 10,000 पॉइंट का अगर मूव आपको देखना है तो 1,500 पॉइंट के नीचे का करीब का स्टॉप लॉस लगा के आप अगर होल्ड करते हो तो 1 लाख प्लस आपको चांदी देखने को मिल सकती है आने वाले 1.5 से 2 महीने में। ने अभी मैसेज किया है कि इनके पास जो चांदी है वो 5 किलो नहीं 10 किलो है। इन्होंने अपडेट करके अभी दिया है। हालांकि बाजार उससे, आपके वॉल्यूम से नहीं, आपके ट्रेड के हिसाब से उन्होंने आपको राय दे दी है। चलिए, अनिल हैं, चांदी में क्या लग रहा है आप बताइए। भूपेश जी, चांदी की चाल आपको चार्ट पर कैसी दिख रही है? अनिल जी लगातार सवाल भेज रहे हैं चांदी को लेकर, इनको क्या सलाह देंगे भूपेश जी? जी नमस्कार सर। अगर चांदी की बात करें तो चांदी का ट्रेंड और मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि चांदी में आज के सत्र की बात करी जाए तो 98,300 के आसपास कहीं भी चांदी का व्यापार मिलता है तो वहां खरीदारी करनी चाहिए। 97,800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 99,500 और 99,300 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। गोपाल हैं दिल्ली से, सोने में कहां से खरीदारी करें? गोपाल को क्या सलाह देंगे लोकेश जी? सोने में सर अभी तो वो क्या है, लास्ट 24 दिन से अगर आप देखोगे थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड चल रहा है जहां पर 2,000 पॉइंट के अंदर ही सोना एक ही रेंज में चल रहा है। तो अभी के लिए जब तक सोना ब्रेकआउट नहीं दे रहा 86,500 के ऊपर, तब तक मेरे हिसाब से सोने को थोड़ा सा बेच के चल सकते हैं, जिसका टारगेट आप 85,300 से लेके 85,000 तक का ले सकते हैं आप। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हसमुख है गुजरात से, क्रूड और नेचुरल गैस इन दोनों पर रणनीति जानना चाह रहे हैं। भूपेश जी, क्रूड नेचुरल गैस पर क्या सलाह दे रहे हैं आप इनको? जी सबसे पहले नेचुरल गैस की बात करेंगे। नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है वो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। आज के सत्र में, बीते कल भी यहाँ पर सेलिंग दिखाई दी थी ऊपर के भाव से। मुझे लगता है कि कहीं भी पुल बैक आता है 5-7 रुपए का, मतलब 380-81 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो वहां बिकवाली करनी चाहिए। 385 का स्टॉप लॉस लगाएं। और जो कंजर्वेटिव नहीं है, कंजर्वेटिव ट्रेडर है, उनके लिए 385 के आसपास बेचें, 90 का स्टॉप लॉस लगाएं। कुल मिलाकर ओवरऑल इसमें बेचने की सलाह रहेगी। वहीं अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज के सत्र में एक तेजी देखी जा रही है। मुझे लगता है अभी बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। 5,810 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तो 5,780 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 5,880 5,910 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगले दर्शक है हमारे साथ, हर्ष हैं जयपुर से। नेचुरल गैस में क्या करें? लोकेश जी, एनजी पर क्या सलाह दे रहे हैं इनको, हर्ष जी को? थोड़ा सा शॉर्ट करके चले तो ज्यादा से प्रॉफिट बन सकता है। 375.80 के करीब का सेल करें और टारगेट आप रख सकते हैं 368 366 का। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 384 के करीब। ओके, अनिल एक बार फिर से पूछ रहे हैं कि चांदी क्या कुछ नीचे आएगी क्या? भूपेश जी, आपको लग रहा है कि चांदी में कुछ गिरावट की संभावना यहां पर दिख रही है क्या? जी बिल्कुल, शाम के सत्र में बिल्कुल देखा जा सकता है कि चांदी में एक डिप आ सकती है 98,300 से 400 के मध्य।
मुझे लगता है कि वहां पर, क्योंकि यहाँ अगर सोने में अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखी जाए इसमें, तो मुझे लगता है कि सोने और चांदी की तुलनात्मक अध्ययन में चांदी थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रही है, पर यहाँ से गोल्ड के भाव और करेक्ट होते हैं तो हो सकता है कि चांदी के भाव भी यहाँ से करेक्ट हो और 98,400 98,300 के भाव शाम के सत्र में देखने को मिले। एडवोकेट हैं कर्नाटका से, इन्होंने सवाल भेजा है कि चांदी इन्होंने खरीद रखा है 97,240 रुपए में, अब क्या करना चाहिए? होल्ड करे, एग्जिट करे, आगे किस प्राइस में निकले? लोकेश जी इनको बता दीजिए। 97,240 की बाई है। तो मेरे हिसाब से सर होल्ड करें। मैं उस टाइम पे जो स्टार्टिंग में बता रहा था चांदी के लिए, मैंने लाख नहीं 1,10,000 का टारगेट दे रहा था दो महीने के हिसाब से। तो 1,10,000 का मेरा टारगेट है, तो आप उस पर बने रह सकते हैं, क्योंकि 97,500 के करीब का बाई है, तो अच्छा लेवल पे बाई है। अपना कॉस्ट टू कॉस्ट या उससे 200-300 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। होल्ड करिए इसको। मुझे लगता है यहाँ से 10,000 पॉइंट का मूव आपको 2 से 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। चांदी में बहुत बड़ा ब्रेकआउट आपको चांदी में देखने को मिल रहा है। यस, शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में 200-500 पॉइंट का डाउन साइड, जैसे सर ने बताया अभी, वो हो सकता है। वो लेने की अपॉर्चुनिटी है अगर कोई ट्रेडर अभी तक नहीं लिया है उस लिए। चलिए अगले दर्शक है जयराम देवासी है बाली से। इन्होंने इक्विटी मार्केट का असर क्या गोल्ड मार्केट पर भी पड़ेगा, और गोल्ड क्या किसी भी तरीके से 72,000 भी आ सकता है क्या? हालांकि अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको लगता है क्या लोकेश जी 72,000 इतना नीचे का लेवल, वो भी इस भाव पे प्रिडिक्ट करना अभी से? नहीं, अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर गोल्ड में इस भाव में देखने, क्योंकि बाहर के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं आज के दिन पे। और पिछले कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ही 72,000 के बाद ही, ब्रेकआउट के बाद ही ये लेवल देखा है। 1,000-2,000 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है, पर मेरा मानना है ये जो कंसोलिडेशन है लास्ट 24 दिन का, ये एक बार ब्रेकआउट आने के बाद 1,000-2,000 पॉइंट और बढ़ सकता है गोल्ड घटने के अलावा। तो मेरे हिसाब से उसका इंतजार अभी 72,000 का तो इंतजार ना करें, बहुत मुश्किल लग रहा है 72,000 होना। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। गोपाल है दिल्ली से, भूपेश जी से सवाल पूछना चाह रहे हैं कि सोने में क्या करना चाहिए इनको। भूपेश जी आपके फॉलोअर है, आपसे जानना चाह रहे हैं आपकी रणनीति क्या है गोल्ड पर? जी, मुझे लगता है कि सोने में खरीदारी के लिए अभी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अपसाइड में काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन मोड में है। अभी बाजार 86,500 से नीचे में 85,500 के दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो अभी हाल फिलहाल ये रहेगा कि 85,500 के आसपास कहीं भी वायदा मिलता है तब खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 85,300 के नीचे का फॉलो करें। अपसाइड में लक्ष्य 86,000 और 86,500 के संभावित रहेंगे। तो ये सलाह आपके लिए यहाँ पर गोल्ड पे आ गई। गोपाल जी आपको दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने राय दे दी है। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है पुणे से। हल्दी में क्या करना चाहिए? भूपेश जी हल्दी पर आपकी क्या राय है? जी सर, हल्दी पर मेरा अभी भी व्यू इंटैक्ट है, जिसमें नेगेटिविटी की साइड अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि बाजार नीचे में 10,800-900 के भाव आसानी से दिखाना चाहिए। फाइनली मार्केट में कहीं भी कोई अपसाइड में मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, इसलिए हल्दी के बाजार में 11,500 तो एक सप्लाई के लेवल बने रहेंगे अभी भी। और सेल ऑन राइज का बाजार है, इसलिए बाजार में अपसाइड में खरीदारी से दूरी बनाएं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर खरीदारी से दूरी बनाने के लिए शॉर्ट टर्म सलाह है, ट्रेडिंग के लिए सलाह है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मसालों की बात हमने शुरू कर दी है, तो मसालों पे ही बातचीत कर लेती है। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, तेजस गांधी हैं, चेयरमैन हैं फिस के, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के। शुक्रिया तेजस भाई, आपने वक्त निकाला है। हल्दी की बातचीत हो गई है, जीरे को लेकर बताइए सर। आप लोगों का सेमिनार भी हुआ था, क्या कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और साथ ही डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो भी, मौजूदा सिनेरियो भी बताइए। नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। चैनल पे मुझे लाने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी एक अवार्ड मिला था, एक यंग जर्नलिस्ट का, बडिंग जर्नलिस्ट का हमारे इवेंट में। आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। और ये आप क्यूमिन में हमारा जो गोवा में जो हमारा जो 2 दिन का सेमिनार, हमने क्रॉप के आंकड़े रखे थे। क्रॉप के आंकड़े इस बार हम लास्ट ईयर के मुताबिक करीब 13% कम आने की क्यूमिन की उम्मीद है। लेकिन 13% कम आने की उम्मीद है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सप्लाई की कोई कमी है। सप्लाई पूर्ति रहेगी, पुराने स्टॉक्स भी अच्छे हैं, और फिलहाल नए सीजन शुरू होने से अभी डिमांड भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर फिलहाल तो मार्केट टिकता हुआ दिखा जा रहा है।
टिकता हुआ। आपको क्या लग रहा है, क्या रेंज होगा? अगर रेंज की अगर बात करें, नीचे में कहां तक आ सकता है, और अगले एक महीने की अगर बात करें तो कहां तक भाव ऊपर में जा सकता है? हालांकि आप एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइस आउटलुक पूछना सही नहीं होगा, लेकिन क्या लग रहा है, क्या भाव में स्टेबिलिटी दिख रही है? क्या नहीं, एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं तो इससे थोड़ा मैं अवॉइड करूं, लेवल पे मैं बता सकता था, लेकिन एज अ चेयरमैन ये थोड़ा बताना मुश्किल होगा मेरे लिए। लेकिन हाँ, इस बार तेजी मंदी जो रोल ओवर करेगा वो थोड़ा ज्यादा फायदे में रहेगा। ओके सर, एक सवाल एक्सपोर्ट डिमांड को लेकर, जीरे को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? जीरे के जो इंपोर्टर होंगे, क्या उनको ये भाव पसंद आ रहा है जो अभी करंट भाव है मार्केट में? हाँ जी, ये फिलहाल इंडिया इज द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया इज द ओनली सप्लायर फिलहाल इन द वर्ल्ड। टर्की, सीरिया वगैरह भी उनके पास कोई, उनके प्रोडक्शन के आंकड़े तो भी और आएंगे, लेकिन माल उनके पास काफी अगर होगा भी तो काफी ऊंचे भाव का होगा। तो इंडिया में डिमांड अच्छी रहने की उम्मीद है इस बार। अच्छी डिमांड आपको उम्मीद है। धनिया पे बताइए सर, धनिया में उस सेमिनार से धनिया के लिए उत्पादन की क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है, और फिलहाल मौजूदा माहौल में किस तरह की डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो है कोरिएंडर को लेकर? कोरिएंडर को लेकर देखिए, पिछले साल के मुताबिक और सिर्फ 5% का ही गिरावट दिखाया गया है हमारे आंकड़ों में। पिछले साल करीब 4,63,000 टन का प्रोडक्शन था, इस बार 4,42,000 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन दिखाया गया है। एरिया में मध्य प्रदेश में 14% की गिरावट आई है, राजस्थान में 6% की गिरावट आई है, और गुजरात का एरिया करीब बढ़ के आया है। यील्ड भी अच्छी आई है। तो कोरिएंडर में भी डिमांड सप्लाई अभी थोड़ा टाइट है। अभी समझ लीजिए कि सारी मंडियों में नई आवकें शुरू हो गई है, और डिमांड भी अच्छी है और सप्लाई भी अच्छी है। पुराने स्टॉक्स कितने निकलेंगे, क्योंकि पिछले साल उम्मीद से ज्यादा पुराने स्टॉक्स निकले थे, तो पुराने स्टॉक्स कितने निकलेंगे उस पर तेजी मंदी ज्यादा रहेगी अभी। तो पुराने स्टॉक के आधार पे तेजी मंदी, लेकिन आप लोगों के सेमिनार के हमने हालांकि सोमवार को भी ये डेटा दिखाए थे, 110 लाख बैग, जो 40 किलो का बैग होता है धनिया का, ये उत्पादन का अनुमान यहाँ पर धनिया को लेकर है। और जितने भी एक्सपर्ट्स वहां पे हमने बातचीत की थी, 40 से 60 लाख बैग के आसपास उनको लगता है कि कैरी ओवर स्टॉक भी रह सकता है। शुक्रिया तेजस भाई, आपने वक्त निकाला। और धनिया और जीरा दोनों की ग्राउंड की स्थिति क्या है, किस तरह की डिमांड और सप्लाई का सिनेरियो है, और क्या कुछ निकलकर आपके सेमिनार से आया है, आपने बता दिया। चलिए भूपेश जी, एक राय आपकी धनिया और जीरे पर, क्या पसंद आ रहा है क्या आपको करंट लेवल पर? जी सर, अपसाइड की बात करें तो जीरे में मुझे लगता है कि 21,200 से लेकर 21,500 एक अच्छा सप्लाई जोन रहना चाहिए अभी भी। नीचे में 20,500 20,200 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर धनिया की बात करी जाए तो धनिया में भी अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। तो सभी मसालों में अगर देखा जाए तो ओवरऑल डाउन ट्रेंड जारी है। कहीं ना कहीं अगर तुलनात्मक स्थिति देखी जाए तो धनिया का बाजार थोड़ा सा अच्छा लगता है, परंतु हाल फिलहाल वहां भी कंटिन्यूटी नेगेटिविटी की जारी है, इसलिए एक बार अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी फिलहाल अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर मसालों में, ज़्यादातर काउंटर्स में भूपेश जी की तरफ से। चलिए एक और खबर है शुगर को लेकर, वो जो नया अनुमान जारी किया है एस्टा ने, ऑल इंडिया शुगर ट्रेडर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि उनको लगता है कि 2024-25 शुगर सीजन में 258 लाख टन चीनी का उत्पादन रह सकता है। और ये नंबर अगर आते हैं तो पिछले साल से 19% से भी ज़्यादा, पिछले साल से 19% से भी कम उत्पादन हो सकता है। और 8 साल में पहली बार होगा कि सालाना जितनी हमारी खपत है उससे कम उत्पादन होने की आशंका यहाँ पर है, क्योंकि सालाना खपत की जो रिपोर्ट है वो है 290 लाख टन। चलिए इसी पर खबर को और बारीकियों के साथ समझते हैं। प्रफुल्ल विठलानी जी हैं हमारे साथ, चेयरमैन हैं एस्टा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है, आप आउटडोर हैं उसके बाद भी। मेरा पहला सवाल होगा सर, बाकी एसोसिएशंस के, बाकी जो ट्रेड बॉडी है उनके जो नंबर्स है वो थोड़े ज़्यादा हैं, आपके अनुमान सबसे कम है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि नो कमेंट्स फॉर अदर एसोसिएशन। इसमें ऐसा होता है कि सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी रहती है कि कैसे क्रॉप की और प्रोडक्शन की ये निकाली जाए एस्टिमेट। हमारी जो प्रथा है वो ग्राउंड रूट पे हम लोग मिलों में जो है उसके कनेक्शन के साथ, मेंबर के साथ 5 मेंबर जुड़ते हैं 5 स्टेट के। फिर 5 मेंबर जो है वो इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसी के साथ काम करते हैं, और 5 जो है वो कम से कम 25 साल या ऊपर का एक्सपीरियंस हो
ऐसे करके हमने 15 जन की कमेटी बनाई है। वो कमेटी इस तरह से काम करती है और हो सकता है कभी हमारे नंबर ऊपर है, कभी उनके ऊपर है, और कभी हम सही गिरे, कभी दूसरे कोई सही गिरे। ये सब चीजें एक साइंटिफिकल अपनी अपनी रिसर्च के हिसाब से रहता है। ये बार हमारे नंबर पहले भी जब एक फर्स्ट फेज पे हमने दिया था तभी हम सबसे नीचे थे 26.5 265 लाख टन पे। बाद में बाकी सबके भी 26.5 पे आ गए। हम जब अपना ये सेकंड रिसर्च किया है वो 258 है और इसमें पर्टिकुलरली 8 मिलियन टन जो है वो महाराष्ट्र का उत्पादन होने जा रहा है, जो लास्ट ईयर था 11 मिलियन टन। 11 के सामने 8 का। जो यूपी का 10.4 था वो हमारे हिसाब से 9 मिलियन टन होने जा रहा है और कर्नाटका जो लास्ट ईयर 5.3 था वो 4.1 होगा। तमिलनाडु जो एक 10 लाख टन था वो सिर्फ 6 लाख टन ही होने को जा रहा है और गुजरात जो है 0.95 था वो 0.80 पे होने जा रहा है। तो ऐसे सभी स्टेट्स जो मेन 4-5 स्टेट जो है जो गन्ना 10 लाख टन या उससे ज्यादा बनाते हैं उसके ये नंबर है। और हाँ, एक सब एसोसिएशन की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है और सब देते हैं। तो नो कमेंट्स फॉर अदर एसोसिएशन। एक सवाल मेरा होगा, क्योंकि मैं आपके बैलेंस शीट को अगर एनालाइज करूं, अगर शुगर की बैलेंस शीट को, आपकी बैलेंस शीट नहीं, शुगर की बैलेंस शीट, तो उसको देखकर ये लग रहा है कि 38 लाख से भी कम हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है? आमतौर पे आपसे कई बार बातचीत हुई तो आप खुद ही कहते हैं कि 60 लाख का बफर स्टॉक होना चाहिए। क्या ये चिंता का विषय है? दूसरा, क्या यहाँ से चीनी के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं क्या? दो बातें हैं इसमें। देखिए, एक तो ये है कि चिंता की यानी छोटी चिंता है। हमारे पास अगर 40 ये करीबन जो है 38 से 40 लाख टन का हमने क्लोजिंग स्टॉक बताया है, 38 समझो, तो भी हमें अक्टूबर के लिए करीबन 25-26 लाख टन चाहिए दिवाली के लिए और 12 लाख टन हमको समझो नवंबर के लिए। तो ये चीज को चेक कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रियां अक्टूबर से रिलीज अपना ये प्रोडक्शन चालू कर देती हैं तो उनको एक सब्सिडी दी जाती है कि कोई यील्ड या रिकवरी की लॉस हो। थोड़ी सी चिंता है, पर कहीं ना कहीं ये एक आत्मा से आवाज यही आती है कि कोई इतनी बड़ी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चिंता तो इंडस्ट्री की हमें करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री आज हर साल शुगरकेन की प्राइसिंग ज्यादा दे रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और फिनिश प्रोडक्ट नीचे भाव में बेच रही है। तो अगर हम लोग कुछ 2-3-4 रुपया ऊपर बेच भी पाए किलो पे, तो ये पूरे साल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या 1 रुपया प्रॉफिट पे ही होएगा, उससे कोई ज्यादा होना नहीं है। तो कंज्यूमर को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 1 रुपया ऊपर तो देना चाहिए, तभी तो जाके सब फार्मर्स को गन्ने का प्राइस दिया जाएगा और जो वर्कर्स है उनकी सैलरी होगी। एक सवाल मेरा मिनिमम सेलिंग प्राइस को लेकर और इथनॉल प्राइसेस को लेकर लगातार, हालांकि सभी ट्रेड बॉडीज की कोशिश हो रही है कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन क्या सरकार कुछ इस पर कुछ फैसला लेने वाली है जल्द? आपको लगता है? आप लोगों ने भी जरूर इस तरह के रिकमेंडेशन दिए होंगे सरकार के पास। कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं सर क्या? आपने बहुत अच्छी बात निकाली है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ये 10 लाख टन एक्सपोर्ट की परवानगी न देते हुए सिर्फ एमएसपी बढ़ा देते ना, तो ये 40 लाख टन क्लोजिंग की बात भी नहीं आती थी और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की एमएसपी बन जाती थी तो सबकी बल्ले बल्ले हो जाती थी। अभी तो ये दिक्कत वाली बात थोड़ी बहुत है, चिंता की बात तो इतनी भी नहीं है। और मैं ये नहीं कह सकता हूँ चिंता की बात नहीं है, वो चिंता की बात है। ये मैं बोलता हूँ 50-50 तरफ है, लेकिन रास्ते भी है उसके मैनेज करने के लिए। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आउटडोर भी है, आपने हमारे सवालों के सभी सवालों के जवाब भी दिए, अपनी रिपोर्ट भी हमारे साथ लगातार आप साझा कर रहे थे। थैंक यू सो मच सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं, भूपेश शर्मा हैं, लोकेश जी हैं। अब एक दर्शक है जिन्होंने सवाल इस बीच भेजा है, उनके सवाल की तरफ चलते हैं। उनका नाम है सिद्धार्थ है, कानपुर से। गोल्ड मिनी की कॉल ऑप्शंस इन्होंने खरीद रखी है। 8600 स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीदी है। 995 पे 2 लॉट इन्होंने खरीद रखी है। क्या करना चाहिए? 86,000 के स्ट्राइक की कॉल इनके पास है। लोकेश जी, क्या बने रहना चाहिए 995
ये प्रीमियम इन्होंने भेजा है कि इस भाव पे इन्होंने खरीदा है, क्या करें? सर स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया गोल्ड में थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है, तो क्योंकि इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, ये इन्होंने कॉल ऑप्शन खरीदा है, राइट? ऑप्शन सर कॉल ऑप्शन से उन्होंने खरीदा है लोकेश जी। हाँ, तो कॉल ऑप्शन में सर नुकसान होने का चांसेस रह सकता है, तो मेरे हिसाब से तो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखें या एक बार के लिए निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी साइडवेज है, प्रीमियम भी इरोड होगा। लास्ट 24 दिन से कोई मूव इसमें नहीं है, तो प्रीमियम भी इरोड हो रहा होगा। प्लस हमारा डाउन साइड लग रहा है 500-700 पॉइंट आ सकता है, तो इनका कॉल ऑप्शन में नुकसान होने के चांसेस रहेगा, तो मेरे हिसाब से एक बार क्लोज कर ले ज्यादा अच्छा है। ये सलाह आपके लिए। चलिए अब एक और मेहमान हमारे साथ आ गए हैं, वीवी मेहता साहब हैं, ईडी हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला। सबसे पहला ये मस्टर्ड से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सरसों उत्पादन को लेकर जो सी की रिपोर्ट आई है, आप लोगों ने जो सर्वे करवाया है उसके हिसाब से 115 लाख टन सरसों का उत्पादन हो सकता है, लेकिन सरकार ने अभी जो उत्पादन के नंबर जारी किए थे वो करीब करीब 129 लाख टन, 128.7 लाख टन का उनका उत्पादन अनुमान है। फर्क कुछ ज़्यादा है सर, आप लोगों का सर्वे और उस सर्वे में क्या फ़र्क है? सर्वे में फर्क, पूरा जो सर्वे किया गया है वो साइंटिफिक ढंग से किया गया है, सैटेलाइट के माध्यम से, साथ में क्रॉप कटिंग माध्यम से और पर्सनल इंटरव्यू माध्यम से किया गया है। ओके, जो हमारा हिसाब से 115 के करीब 115 लाख के करीब क्रॉप आ रहा है। हाँ जी, लग रहा है सर इसका असर क्या होगा बाजार में, क्या लग रहा है बाजार आगे यहाँ से कुछ संभलेगा क्या? नहीं, ये रिजनेबली गुड क्रॉप है, बाजार तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड था बाजार में, ट्रेड में एक्सपेक्टेड था कि 115 के करीब आएगा, 2-4 लाख आगे पीछे, दिस वाज एक्सपेक्टेड। ओके, सडनली ऐसा नहीं हुआ कि 115 आ गया है, तो सबका एक्सपेक्टेशन यही था कि 115 के आसपास 2-3 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, तो वही हो रहा है। ओके हाँ जी सर, एक और खबर है, 4 साल में सबसे कम खाने के तेल का इंपोर्ट हुआ है फरवरी के महीने में, इसके पीछे वजह क्या है? क्या हमारा स्टॉक भी इससे कम हो गया है और मार्च और अप्रैल के महीने में अब यहाँ पर इसको वापस से स्टॉक को भरने की तैयारी होगी क्या ट्रेडर्स की? अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफी इम्पोर्ट हुआ, स्टॉक भी इतना अच्छा बना हुआ था। एक तो फरवरी में आप गिने महीने तो 28 दिन होता है, तो लाख टन का तो ऐसा फर्क हो जाता है। ओके, दूसरा एक चीज यही है कि जो आज भाव ऊपर है, उसके डिमांड डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो या तो लोएस्ट हो, सब जगह पे कटौती आ रही है। मेरे बाद भी की जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, सबका कहना है कि डिमांड नहीं है, ब्रांडेड वाले बोल रहे हैं कि डिमांड नहीं है, वो रीजन है। पर मेरे ख्याल से अभी मार्च से थोड़ा स्टॉक बिल्डिंग होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि काफी लो स्टॉक पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी 18 लाख। एक खबर यह भी कि यूएस से सोया तेल का एक्सपोर्ट काफी तेजी से बढ़ा है, क्या लग रहा है कि यूएस से सप्लाई या भारत में बढ़ सकती है क्या सोया तेल की? मेहता जी, शायद उनके लाइन में कुछ दिक्कत है, वो जयपुर सेमिनार में है, जो सरसों की रिपोर्ट जहां से वो उन्होंने जारी किया है। लेकिन वो खबर ये है कि यूएस से सप्लाई यहाँ पर बढ़ी है, एक्सपोर्ट यूएस का सोया तेल का बढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे बम्पर प्रोडक्शन है। हालांकि अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी बम्पर क्रॉप है, इस वजह से यहाँ पर दिक्कतें हो रही है। चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। भूपेश जी, कॉपर पर क्या सलाह है उनके लिए? चलिए भूपेश जी के लाइन में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, आप बता दीजिए लोकेश जी, आपकी राय क्या है कॉपर पर? तो कॉपर मेरे हिसाब से बाई करके चलना चाहिए, क्योंकि चाइना से भी कुछ प्रोडक्शन कट का बात चल रहा है, तो मेरे हिसाब से 898.75 के करीब में इसको बाई कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 888 का, और टारगेट आप लेके चलिए 915 से 920, क्योंकि काफी जबरदस्त मोमेंटम है स्टॉक पे, इस कमोडिटी पे। मेरे हिसाब से ये जो है 920 तक आपको 3-4 दिन के अंदर दिखा सकता है। अगले दर्शक है अरुण कुमार हैं, इन्होंने सवाल भेजा है, क्रूड के 6100 के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है। भूपेश जी, क्या करना चाहिए इनको? 6100 के स्ट्राइक की कॉल है इनके पास।
जी, आज क्रूड बढ़ा हुआ है। मुझे लगता है कि क्रूड में इनको अपनी कॉल ऑप्शन से निकलना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे एक्सपायरी करीब आने वाली है, वैसे इनकी कॉल के प्रीमियम ज़ीरो हो जाएँगे। तो आई होप कि ये अभी करंट भाव पर इन्हें अपनी कॉल से एग्ज़िट करना चाहिए। संदीप शाह हैं, कॉपर बाई करे या सेल करे? भूपेश जी। जी, बिल्कुल करंट भाव पे तो बाय करने की सलाह नहीं दूँगा, परंतु ये कहूँगा कि ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव बने हुए हैं। कहीं भी कोई 4 से 5 रुपए का डिप मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों का मैच होगा वहाँ पर, और अपसाइड में हो सकता है कि 901, 904 तक के लक्ष्य संभावित रहें। ओके, जाते-जाते अब एक डिस्क्लेमर देकर जाइए। भूपेश जी, क्या डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप, जो भी आपने राय दी है हमारे चैनल पर? जी, सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। हो सकता है मेरी व्यक्तिगत कोई पोजीशन नहीं है किसी भी कमोडिटी में, मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। लोकेश जी, आपकी राय क्या है? आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? सेम डिस्क्लेमर है सर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, हमारे क्लाइंट के पास हो सकता है, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में नहीं है। ओके, शुक्रिया सर आप लोगों का। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। कोई भी सलाह हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको गाइड करने के लिए दी जाती है। आप अपने भी वित्तीय सलाहकार की जरूर मदद लें। चलिए, इस खास पेशकश को यही समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।